हेलो क्लास 12th आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुधर तिवारी में, जिसमें हम लोग अपने आगामी बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी गणित के पाठ्यक्रम का क्या कर रहे थे बेटा, एक फास्ट रिवीजन कर रहे थे। फास्ट रिवीजन में हम लोग अभी तक अपना प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, सेट पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, मैट्रिक्स पढ़ लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया। अब हमारा जो नया चैप्टर है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना बेटा जो आपको सिक्योर करते हैं कि भाई, सबसे पहली बात जैसे होता है ना, सभी के माइंड एक बराबर नहीं होते, कुछ के मतलब होता है ना कि इंटरेस्ट वाइज सभी के डिफरेंट होते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग क्या कर रहे थे भाई, कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको क्या करते हैं, सिक्योर कर देते हैं, सेफ जोन में ले आते हैं। तो उन्हीं में से एक चैप्टर है जो कि है डिटर्मिनेंट आपका। तो सबसे पहली बात हम लोग डिटर्मिनेंट जो होता है ना बेटा, ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, वो सबसे पहली बात ये जान लीजिए वो आपके मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स का मतलब जनरल इक्वेशन ले लिया, दैट इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर 0, और दूसरा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर 0। अब मैं अगर यहाँ पर सही तरीके से मैं सॉल्व करूँ और एलिमिनेट कर दूँ, सबसे पहली बात ये जान लीजिएगा कि नहीं, लीनियर इक्वेशन को ना आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं आप ये भी जान लीजिए भाई, कैसे लिखते हैं। तो इसमें जो ये एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स है ना बेटा, वो आप लिखते हैं ऐसे, ए वन बी वन ए टू बी टू, और ये एक्स और वाई जो है ना ये आपके रहते हैं कॉलम वाइज, दैट इज एक्स वाई। अब इसके मैं ऑर्डर देखूं तो ये है 2 क्रॉस 2, इसके क्या है 2 क्रॉस, 2 रो है ना और एक कॉलम है। तो इसके जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, एक 2 क्रॉस 1 का ही बनेगा, और इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक एक्स की वैल्यू को बताएगा और एक वाई की वैल्यू को बताएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट को मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर, अभी मैं इसकी बात ना करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको एक्स और वाई को मैं क्या करता, एलिमिनेट कर देता, क्या करता, एक्स एंड वाई को मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट करता हूँ। तो एलिमिनेट करने पर ना एक कुछ इक्वेशन आते हैं, और वो इक्वेशन कैसा बनता है बेटा, वो आपका इक्वेशन बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। आप दोनों को इस तरफ और इस तरफ लेकर आएंगे, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ लेकर आएंगे और डिवाइड कर देंगे, इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन मान के। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, a1/a2 और b1/b2 के फॉर्म में चला जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाता a1b2 माइनस, अब यहाँ क्रॉस है ना तो दूसरी तरफ लेके आ रहा हूँ, पूरा मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, दैट इज a2b1 बराबर 0। ठीक है, अब समझिएगा, आप यही जो a1b2 है ना, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे a1b2 b1 a2 के फॉर्म में, ठीक है ना। यही क्या कहलाता है, आपने ये सारी चीजें जो रिप्रेजेंटेशन है ना वही समझा है। अब एक चीज समझिएगा, तो एक्चुअल में ये डिटर्मिनेंट है क्या, डिटर्मिनेंट आपका एक तरीके का मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट क्या होता है, पहले तो इसको समझ लीजिएगा, इसका एक डेफिनेशन, यूँ तो डेफिनेशन नहीं आता, लेकिन क्या करता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन होने लगती है, तो इसलिए मैं इसको बताता हूँ। तो डिटर्मिनेंट क्या है, ये एक तरीके ना मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है ना। अरे ऑफ, या कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर को मैं सेम ऑर्डर से दिखा रहा हूँ, एन क्रॉस एन नंबर्स इन विच ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर अरे बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग मैट्रिक्स में सीखते हैं, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कहाँ सीखते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट में सीखते हैं। और डिटर्मिनेंट में मैंने क्या कहा, अरे होता है, या कह सकते हो अरेंजमेंट होता है एन क्रॉस एन नंबर्स का, यानी कि सेम ऑर्डर का, जो कि है स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो जैसे मैंने एन क्रॉस एन लिखा, तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ एन ऑर्डर, मैं रिपीट इसको
नहीं करता। एन ऑर्डर के नंबर्स को मैंने क्या करा, एक स्क्वायर के अंदर रखा और वो दो पैरेलल लाइंस में ही हुई। अब दो पैरेलल लाइन कैसे होती है, जैसे मैंने ये देखो ये रिप्रेजेंट किया, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में ये नंबर्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, दो रो है दो कॉलम है, ठीक है ना। करते क्यों है, करते इसलिए है ताकि हम लोग क्या कर सकें, किसी इक्वेशन का किसी इक्वेशन का हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, डिटर्मिनेंट की। अब करते कैसे हैं ये, तो करने का जो मेन तरीका है वो है एक्सपेंशन, एक प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन, ठीक ना, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब कैसे करते हैं, जैसे मैं एक 3x3 का ले लेता हूँ, या फिर अभी के लिए समझने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 2x2 वाले को लेंगे। मैं क्या करूँगा, 2x2 का जैसे मैंने एक ले लिया है, ये वाला ले लिया है, A1 B1 A2 B2। कैसे करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर रो को पकड़ते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को पकड़ते हैं। अब कौन सा रो कौन सा कॉलम ये आपके ऊपर है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप किसको लेना चाहते हैं। अदरवाइज जिसको आप लेना चाहते हैं आप उसी को प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने ये ले लिया पर्टिकुलर रो को, तो मैं क्या करूँगा, A1 को गया, अब इस रो के और इस कॉलम के दोनों को मैं छोड़ दूंगा, जो बचा हुआ है वो आपका एलिमेंट ले लेंगे, A1 B2। पहला वाला मैं पॉजिटिव लेता हूँ, दूसरा वाला मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इस पोजीशन को मैं देखूँ तो ये क्या है, पहला रो है और पहला कॉलम है ना। और ये यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, -1 की पावर जो रो और कॉलम की संख्या होती है उसको ऐड कर देते हैं, प्लस के सिंबल के साथ -1 की पावर आप दूसरे वाले यानी कि B2 के पास जाओगे, ठीक ना, B1 के पास जाओगे और इसके रो और कॉलम को छोड़ोगे तो कौन बचेगा, A2 बचेगा। और ये पहला रो है और दूसरा कॉलम है ना, 1 + 2। अब इस तरीके से हम सिंप्लीफाई किए, नेगेटिव का स्क्वायर कर दिए तो ये आ गया पॉजिटिव, तो ये हो गया A1 B2। और ये नेगेटिव का क्यूब कर दिया तो ये नेगेटिव भी आ गया, तो और ये आ गया A2 B1 या B1 A2। ये 2x2 होगा तो डायरेक्ट आप आसान है, डायरेक्ट ऐसे करिए, आप मल्टीप्लाई करके आप सोल्यूशन लिख दीजिए। लेकिन समझाता और फंसाता कौन है भाई, तो समझाता और फंसाता है आपका 3x3 वाला, कौन, 3x3। अब देखिएगा, मैं एक 3x3 का एक ऐसा ही रेंडमली ले रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। जैसे ये एक मैं ले लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3, दिख रहा है भाई सभी को, हाँ दिख रहा है, A3 B3 और C3। ये मैंने ले लिया, एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसका एक्सपेंशन जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे को पहले कॉलम के थ्रू करना है, यहाँ पे तो रो के थ्रू देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे किससे कर रहा हूँ, पहले कॉलम से। तो पहले कॉलम को देखिएगा कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले पहले कॉलम वाले को लिखेंगे यानी कि A1 को लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़कर उसके बगल में आप क्या कर देंगे, पूरे पूरे ये स्क्वायर यानी कि 2x2 का एक आ जाएगा, ठीक ना। चलिए दूसरे वाले के पास जाएंगे, तो अगर मैंने ये पॉजिटिव लिया, दूसरा वाला क्या आ जाएगा, नेचुरली है निगेटिव ही आना है। अब कैसे आएगा, अभी ये वाला आपने ये पढ़ा ना, क्या है, दूसरा रो है और पहला कॉलम, 2 + 1 -3, यही तो है, ठीक है। तो ये आ गया दूसरा रो, ठीक, और दूसरा कॉलम। अब इसको मैंने छोड़ दिया, इस वाले को छोड़ दिया, बचा क्या, ये बचा आपका B1 C1 B3 C3। और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर से क्या रिपीट करेगा बेटा, पॉजिटिव ही रिपीट करेगा, तो ये A3। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये बचेगा, दैट इज B1 C1 B2 C2। ये आपका बच गया ना। अब चलिए पलटते हैं इसको, एक्सपेंशन करते हैं इसका, ठीक है। चलिए अब आपका स्क्वायर बन गया था ना, स्क्वायर बन गया था, तो स्क्वायर को कैसे हम लोग करते हैं सॉल्व, इसको देखते हैं। ये आपका जब मैं उसको सिंप्लीफाई करता तो पहले वाले में बनता A1। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को जब मैं सॉल्व करता तो बनता B2 C3 -B3 C2, ठीक ना। ये बन जाता है आपका B2 C3 और C2 B3, बीच में माइनस का फिर लगाते और ये क्या लेते, A2 B1 C3 -B3 C1, ठीक है, प्लस इसी हिसाब से कंटिन्यू होता A3 B1 C2 -B2 C1। ये आपका क्या बन के तैयार हो जाता है, एक्सपेंशन बनता है किसका, 3x3 का, एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होता है। अब ये किसके थ्रू किया था आप लोगों ने, आपने किया था पहले कॉलम के थ्रू।
अब इसी तरीके से अलोंग फर्स्ट रो देख लीजिएगा, अलोंग फर्स्ट रो पहले रो के थ्रू करेंगे तो हम अपना क्या आता है भाई, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। यह है, आपने इसको सही वही तरीका आपने यूज़ किया और इस तरीके से ले गए तो ये आ गया A1 B2 C3 B2 C2 B3 C3 माइनस B1 के पास गए, क्या बचा A2 C2 और A3 C3 प्लस C1 के पास गए तो क्या हो गया A2 B2 A3 B3। सिंप्लीफाई करेंगे तो A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2। ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, A2 C3 माइनस A2 A3 C2, ठीक ना। और इसी तरीके से मैं कंटिन्यू करता प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं, आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के थ्रू लेकर जाएंगे, हमेशा आपका वैल्यू जो एक्सपेंशन की वैल्यू होगी, एक्सपेंशन वैल्यू सेम रहेगी, ठीक ना। एक्सपेंशन वैल्यू ऑलवेज बी सेम फॉर expansion of an determinant by any row or column, ठीक ना। आप किसी भी रो और कॉलम के थ्रू जाएंगे, हमेशा एक्सपेंशन की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये एक बात आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब वो एक चीज में वो जो सिंबल हम लोग बार बार ये पॉजिटिव कैसे करते हैं, तो इसके लिए ना मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ, आपने याद कर लेना है 3x3 के लिए। प्लस माइनस प्लस, पहले वाले के साथ प्लस लगाएं, दूसरे के साथ माइनस और तीसरे वाले के साथ फिर से प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ये आपने याद रखना है कि ये पर्टिकुलर आप चाहे जिस रो और जिस कॉलम के साथ जाओगे, एलिमेंट के आगे वही सिंबल आप लगा दीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आप उठा कर रख सकते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत होता ना कि बहुत समझा रहा होगा कि कैसे आपने प्रयोग करना है। चलिए, डिटर्मिनेंट को ही पढ़ते हुए मैं कुछ टर्म्स और बताता हूँ जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको यही बताना था भाई कि जो आप लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा ना, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो दो हैं। एक तो आप डायरेक्ट उसके सिंबल से ABCD अल्फ़ाबेट का यूज़ कर लीजिए। दूसरा, डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं। किसको? ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं, डिटर्मिनेंट को ये रिप्रेजेंट कर देता है। चलिए अभी देखते हैं इसको, आगे आएगा प्रयोग तो हम लोग और सीखेंगे। एक टर्म है आपका, दो टर्म है एक्चुअल में, एक है माइनर और दूसरा है कोफैक्टर, ठीक। माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, इसको सिंपल समझेंगे और करते कैसे हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये याद रखेंगे। तो माइनर क्या होता है ना, ये जनरल वे में मैं कह दूं कि ये क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर के सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने ले लिया, कि A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3। आप किसी पर्टिकुलर रो, पता नहीं पर्टिकुलर कॉलम के पास जाएंगे और आप जिस भी एलिमेंट को, जैसे मैंने ये A11 को चूज किया, मैं कह दूंगा कि A11 या A1 का माइनर, माइनर ऑफ A1। तो माइनर ऑफ A1 क्या होता है, ये आप इस पर्टिकुलर रो और इस पर्टिकुलर कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचे हुए हैं आप उसको एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। किसका? उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। इसी प्रकार से मैं किसी अदर के पास जा रहा हूँ, जैसे ये C2 के पास जा रहा हूँ, तो माइनर ऑफ C2 C3 के पास,
C3 के इस पर्टिकुलर रो और इस पर्टिकुलर कॉलम को आप छोड़ दोगे तो बचा हुआ जो एलिमेंट्स हैं दैट इज A1, B1, A2, B2, ये क्या है, माइनर है किसके, C3 के। तो माइनर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, माइनर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर M से, किससे, कैपिटल लेटर M से। और ये जनरल वे में ना पोजीशन को भी बताता है, पोजीशन को बताता है। जैसे ये A1 जो है वो पहला रो और पहला कॉलम है ना, तो M11 के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम है, तो ये 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरल वे में माइनर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है MIJ, वेयर I इज द नंबर ऑफ रो, कौन सा रो है, और J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम को बताता है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये बताता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग माइनर को बताते हैं। अब यहीं पर सीखते हैं कि व्हाट इज द कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है, किसी माइनर में आप लीजिए, जैसे माइनर मैंने ले लिया MIJ के रूप में, और उस माइनर में क्या कर दीजिए बेटा, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और I और J की वैल्यू को जोड़कर, तो जो नया बन के तैयार हो जाता है वही क्या होता है, आपका कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से, किससे, AIG से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कोफैक्टर्स को। अब कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने का और माइनर को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, जरूरत क्या है, क्यों किया भाई। तो इसको ज़रूरत बस इतना सा है कि जो आपने अभी तक एक्सपेंशन कर रहे थे, एक्सपेंशन कर रहे थे, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर रहे थे और बहुत सारी वैल्यूज बन रही थी, तो याद रखिएगा वो एक्चुअल में वैल्यूज जो आप यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, पहले वाले का A1 का मैंने माइनर निकाला, तो ये किसके बराबर है, B2C2 और B3C3, ये देखिए B2C2 B3C3। तो यानी कि उस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में आप माइनर और कोफैक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं, या उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा आपसे प्रश्न में पूछा जाए। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि एक्सपेंशन वाले प्रोसीजर में आपने किसी भी डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में आप माइनर और कोफैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को जैसे यहाँ पे मैंने इसी का एक्सपेंशन करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा -1, जैसे मैं एक कहते हैं ना कि पहले रो के थ्रू कर रहा हूँ, पहले रो का फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। ये हो गया -1, 1+1 A11 और M11, पहले वाले का और उसका माइनर, प्लस -1 और इसका पहला रो और दूसरा कॉलम A12 M12, प्लस -1 की पावर 1+3 A13 और M13। अब कोफैक्टर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस डिटर्मिनेंट को, पहले रो के थ्रू ही कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के थ्रू ही, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब यहाँ पर जो ये माइनस वाला सिंबल है ना, वो माइनस वाले सिंबल को आप ऑलरेडी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर चुके हो, तो अब आपको दोबारा रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट लिखोगे A11 प्लस A12 प्लस A13, ये आपका बन के तैयार हो गया। तो यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन को आप माइनर या कोफैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ज़रूरत कब पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है आपकी, हमको इस माइनर और कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन को, अभी हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे ना, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप, एक तो वो संख्याएं हो गई जो वेरिएबल से जुड़ती हैं, और दूसरा वेरिएबल्स हो गए एक्स और वाई, और उसके बाद वो जिसके बराबर होते हैं उस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। इसी इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। किसकी जरूरत पड़ती है, एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है। और ये एडजॉइंट किसकी सहायता से मिलता है, ये एडजॉइंट मिलता है माइनर और कोफैक्टर की सहायता से, ठीक ना। इसीलिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, माइनर और कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जरूर पढ़ते हैं, ताकि हमारा कोई टर्म छूटने ना पावे। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, और प्रॉपर्टीज़ पढ़ाकर ही आज हम लोग रोकेंगे। अच्छा, ओबीआई का मत भाई, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ने वालों ना बहुत ज़रूरी है कि जल्दी जल्दी कहीं मिलता नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट,
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। कुछ प्रॉपर्टीज नोट करते जा रहा हूँ, आपने समझना है। पहला, किसी डिटर्मिनेंट के द वैल्यू ऑफ a determinant is 0 if all elements of any row or column are 0। उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूँ, जैसे ये मैंने ले लिया A1 A2 A3, 0 0 0 B1 B2 और B3। अब मैंने इसको ले लिया ना भाई, तो मेरा क्या होगा, मैं कुछ भी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर कर लूँ, मेरा ये दूसरा, देखिए दूसरा रो मेरा क्या है, सभी टर्म इसके जीरो हैं। आप इस आप मत कहते हो ना, एक्सपेंशन करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं कि आप इस रो और इस कॉलम से ही जाएंगे, नहीं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं। आप किसी भी रो और कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कर दिया कि दूसरे रो के थ्रू मेरे को जाना है, सिंपल याद होगा आपको, मैं यहीं पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ रेड पेन से, आपको याद आ जाएगा, माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, मैं किसी भी रो और कॉलम के थ्रू, जैसे मैं ले रहा हूँ, अब इसको जीरो से मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, जीरो। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दूंगा, मेरा क्या बचेगा भाई, A2 B3 माइनस B2 A3। दूसरा ये माइनस था ना, माइनस लगाइए, दूसरा वाला प्लस था, जीरो है, इसको छोड़ दिया, क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये बन गया A1 B3 माइनस A3 B1। तीसरा फिर से माइनस आ गया, जीरो, और इसको एक्सपेंशन कर दिया, क्या है, A1, दिख रहा है ना, सही, A1 B2 और साथ ही साथ माइनस A2 B1। आप कुछ भी करिए ना, अब जीरो से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी आपने याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is not changed, is not changed when row or column are, मतलब होता है ना कि रो और कॉलम चेंज टू दियर corresponding रो और कॉलम। अब याद रखिएगा, मतलब मेरे मतलब मत समझ लीजिएगा, मैं जनरल इसका उदाहरण दे दे रहा हूँ। जैसे ये A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, A3 B3 और C3 है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये जो पहला वाला रो है, पहले वाला रो, मैंने इसको पहले वाला कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मेरा मतलब ये था कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। यानी कि मैंने क्या किया है, रो को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे कोई इम्पैक्ट इसके वैल्यू पे नहीं आने वाली है, आप इसको एक्सपेंड करके देख लीजिएगा दोनों को, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरा कह रहा हूँ ना कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज सेम। अगर मैं किसी पर्टिकुलर, मैं रो को रो में ही और कॉलम का कॉलम में ही अगर पोजीशन चेंज कर दे रहा हूँ, तो वो अगर पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखना है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। इसका साइन क्या हो जाता है,
चेंज होता है, साइन परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे A1 B1 C1, A2 B2 और C2, A3 B3 और C3। मेरा ये डिटर्मिनेंट की मान लो वैल्यू कितना आ रहा है, x आ रहा है। कितना आ रहा है, x आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 को एक्सचेंज कर दे रहा हूँ किससे, रो 3 से। ठीक है, रो 1 को रो 3 से एक्सचेंज कर दे रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, A3 B3 और C3, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। ठीक है ना। अभी ये पोजीशन मैंने जैसे ही चेंज किया, आप इसका एक्सपेंशन करेंगे ना, इसका एक्सपेंशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -x आएगी। आप पोजीशन चेंज करने का यही एक खास इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना। चलिएगा कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट पेज पलट लो। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ऐसा, A1 A2 A2 B1 B2 B2 C1 C2 C2, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है भाई, इसमें ये आ रहा है कि ये जो दूसरा रो है और जो तीसरा रो है, यानी कि R2 इज इक्वल टू R3। रो 2 और रो 3 क्या है, इक्वल है, आइडेंटिकल्स हैं, सेम टू सेम कॉपी हैं। तो ऐसे में जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो सदैव क्या आएगी, 0 आएगी। अच्छा, ये किसी भी रो और किसी कॉलम के लिए है कि किसी भी रो, कोई भी कॉलम अगर आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है, रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर वो सेम टू सेम है तो उसकी वैल्यू सदैव क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये 5वीं प्रॉपर्टी है आपकी। कोई एक मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, A1 प्लस U B1 C1, A2 प्लस V B2 C2, A3 प्लस U B W B3 और C3। इसकी जो वैल्यू है, आप चाहो तो ऐसा डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। वो दो हिस्से आपके कौन कौन से भाई, वो आपके दो हिस्से हैं। आप इसके साथ अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं और इसके साथ अलग, और बीच में कौन सिंबल रहेगा, प्लस का। तो ये अगर ये तीनों का आप देख रहे हैं ना, तीनों का प्लस सिंबल है, तो आप इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हो। दैट इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, बीच में प्लस का सिंबल लगाइए। और ये क्या है, U V W B1 B2 B3 C1 C2 और C3। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। 1 मिनट, दिख रहा है ना भाई, हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो 6वीं प्रॉपर्टी, पता नहीं क्यों गला सूख रहा है भाई। 6वीं प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि कोई डिटर्मिनेंट है आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। मैं किसी भी रो, ठीक है ना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी सेम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, ये सेकंड रो में मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक कांस्टेंट के है जिससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो कांस्टेंट के, अब इसका एक्सपेंशन मेरे को मान लो कितना आ रहा था, पहले पहले आ रहा था A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 A3 B3 C3 का जो आपका एक्सपेंशन था उसकी वैल्यू आ रही थी x। तो अब एक्सपेंशन करेंगे किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन के बाद किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम में, वो क्या रहेगा, के टाइम हो जाएगा किसकी बेटा, इनिशियल एक्सपेंशन की, यानी कि के एक्स यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसी प्रकार से प्रॉपर्टी नंबर 7 है, मेरे पास कोई एक ऐसा ही रो कॉलम का एक कॉम्बिनेशन है, A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3। मैं क्या करूं, जैसे ये सेकंड रो है, मैंने इसमें एक के का मल्टीप्लिकेशन करके क्या कर दिया है, मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस रो यानी कि इस कॉलम C1 है ना, ये कॉलम कौन सा है, C1 है, C1 को फॉर्म कर रहा हूँ किससे, आप C1 प्लस के इंटू C2 से। ठीक ना। कॉलम 1 में क्या कर रहा हूँ, के का मल्टीप्लिकेशन C2 यानी कि इस वाले मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्म कर रहा हूँ। तो यानी कि इसका मतलब कैसे बन गया है, ये बन गया आपका A1 प्लस के B1 A2 प्लस के B2
A3 प्लस के B3। अच्छा, यही कहलाता है ऑपरेशन, जिसमें आप रो और कॉलम के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑपरेशंस। ठीक है ना। अब इस पे हो गया। अब आपका जो दूसरा कॉलम है वो तो वैसे ही रहेगा, B2 और B3, C1 C2 और C3। अब इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, इसका मान लो इनिशियल वैल्यू कितना आ रहा था, x आ रहा था। तो याद रहे, अगर किसी एक पर्टिकुलर रो और कॉलम में ऐड मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे वाले में जोड़ दिया जाए, तो ये वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं करता। ये वैल्यू दोनों के ही सिचुएशन में क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये इतना आप लोगों ने समझ लिया है, और इतना ही आज आपको समझना भी है। क्यों? क्यों? क्योंकि इससे संबंधित जो आपको पढ़ाऊंगा ना, अब आएंगे मजेदार प्रश्न। जैसे कि आज के लिए मैं कहो तो आप लोगों को एक प्रश्न दे ही दूं, जिसमें आप लोग ये काम करोगे, ठीक ना, जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसा, एक मिनट रुकिएगा तो, ठीक है, रुकिए, एक प्रश्न मैं देख ले रहा हूँ। मेरे को एक प्रश्न मिला था, मेरे बच्चों ने कहा था, तो मैं उसको ढूंढा था। एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, ये प्रश्न है, और ये इतनी बार रिपीट हुआ ना, क्या ही बताऊं। प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका, आपने ट्राई कर लीजिएगा। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, वन 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 इक्वल टू जीरो आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है। ठीक ना। और ये बिना एक्सपेंशन किए प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, जीरो है। अब इसी में से 7 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी का यूज होगा, और आप इसमें सिद्ध करेंगे। चलिए, आप लोगों का दिन शुभ हो, और कामना है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, और उम्मीद भी है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। रिवीजन बहुत तेज चल रहा होगा, और उसी कड़ी में हम भी आपके साथ ही, थोड़ा साथ हमारा भी दीजिएगा, और अपना पढ़ाई करते रहिएगा। ऐसे ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और व्यू जरूर करते रहिए। सभी लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का।